क्योंकि देखिए ये जो चैप्टर है ना, इसमें नोटेशन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस इन मेट्रिक स्पेसेस, ठीक है ना, क्योंकि आप देखोगे डिफरेंट बुक्स में ऑथर्स ने डिफरेंट नोटेशंस यूज कर रखे हैं, तो उन सबको एनालाइज करना, एंड वॉट एवर यू हैव स्टडीड इन रियल एनालिसिस अंडर यूजुअल मेट्रिक, बेसिकली दैट इज गोइंग टू बी पर्टिकुलर केस ऑफ ऑल दिस. So to understand the difference, that when it reduces to the I mean what you have studied convergence in R under usual metric, ठीक है. तो कल के इससे पहले लेक्चर में मैंने वो चीज रिलेट किया, आपको नोटेशंस भी बता दिए हैं. अब इसमें देखते हैं कुछ और. अच्छा ये बताएं, तो ठीक है, हाउ यू विल डिफाइन कन्वर्जेंट सीक्वेंस इन मेट्रिक स्पेसेस. पहले सीक्वेंस क्या होता है ये बताओ, उसके बाद मैं देखूं कल का आप लोगों ने लेक्चर रिवाइज किया है कि नहीं, क्योंकि आगे सब कुछ इस डेफिनेशन से रिलेटेड है. अगर आपको ये डेफिनेशन नहीं क्लियर हुआ तो आगे बिल्कुल चीजें नहीं समझ में आएगी. एनीवन? सर किसी भी मैट्रिक स्पेस कोई x है तो उसमें हम फंक्शन डिफाइन करते हैं नेचुरल नंबर टू दैट मैट्रिक स्पेस. Natural number to that metric is just like in case of sequence of real, your mapping is from just wait, from n to r. In sequence of real, sequence xn is a map from set of natural number to real number. So this is called sequence of real. Sequence of real. If I replace this r by metric, then suppose x is a metric space equipped with a metric function d, where x is non-empty, then basically this xn from set of natural number to this x is called a sequence in a metric space. Sequence in a metric space. Similarly, if I replace this by topological space, then we call sequence in a topological space. Now your real valued sequence, this one is metric. So, and we already know that d distance, d is a map from x cross x Cartesian product to 0 to infinity. So you can see that distance between x and y is always greater than equal to 0. Distance is always non-negative, and distance is going to be a real number. Distance between x and y is going to be a real number. So the values taken by d is always a real number. So this notation, that d of x and x, basically for each n this is going to be a real number. D of x and x is going to be a real number. So you can call it sequence of real number. ठीक है. ठीक है, एक बार डेफिनेशन क्विकली रिवाइज कर लेते हैं. सर आई हैव वन कंफ्यूजन. हाँ बताएं. सर इफ वी आर रिस्ट्रिक्टिंग n मतलब मींस नेचुरल नंबर फॉर एनी स्पेसिफिक नंबर, देन कैन वी से दैट सीक्वेंस? हाँ सब सीक्वेंस जैसे एग्जांपल है, बट इट शुड बी इन इंक्रीजिंग ऑर्डर. Means sir, if I will take 1, 2, 3, 4 only, then whether it will be called sequence? नहीं, सीक्वेंस में तो देखो वो इनफाइनाइट सेट लेते हैं. Okay. ठीक है ना. Infinite is necessary. हाँ इनफाइनाइट नेसेसरी. ठीक है. तो मेट्रिक स्पेस सर फिर तो वो सबसीक्वेंस हो जाएगा ना सर? नहीं देखो, आप यही ना, आपने डेफिनेशन ध्यान नहीं दिया. कल मैंने आपको डेफिनेशन बताया था कि S इज सबसेट ऑफ n, इनफाइनाइट सबसेट ऑफ n, such that n1 लेस देन n2 लेस देन n3. सीक्वेंस का तो डोमेन हमेशा n होगा. सब सीक्वेंस पे सीक्वेंस और सब सीक्वेंस की बात करें, सब सीक्वेंस इज आल्सो सीक्वेंस, बट द रिस्ट्रिक्शन इज दैट देयर यू नीड एन इनफाइनाइट सबसेट ऑफ n having restriction n1 less than n2 less than n3. This restriction, with this restriction. Yes sir. एक मिनट, किस पेज पे है? चैप्टर 2 है ना, पेज नंबर 32 पे शायद 27 चल रहा है, 37 के आसपास देख. ये तो मैंने करा दिया था सर. अब देखो रिजल्ट तो बहुत सारे हैं ना, लेकिन ये है कि जो स्टैंडर्ड रिजल्ट है वो मैंने डिस्कस करा दिया, क्योंकि टाइम बहुत लिमिटेड है, तो मैं हर चीज़ को बहुत डिटेल में नहीं जा सकता. सब स्पेस मैंने पहले ही पढ़ा दिया था आपको.
और अब आते हैं इस पे, इस बुक से भी देख लेते हैं, ठीक है ना, कंप्लीट मैट्रिक स्पेसेस अंसारी सर की बुक से। तो देखो कॉन्सेप्ट क्या लिखा है, कॉन्सेप्ट ऑफ कन्वर्जेंट सीक्वेंस प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल टू इन्वेस्टिगेट द क्लोजनेस ऑफ अ सेट। See, one definition we have seen that any set is said to be closed if its complement is open. In fact, a set is said to be closed if and only if its complement is open. Another definition of closed in terms of limit point or in terms of a convergent sequence, that I will come. So the continuity of a function and several other properties that will be investigated, that can also be investigated in terms of convergent sequence. In this chapter, not only closeness of a set, even continuity of a function, that we will study using a sequential approach. In this chapter, we give an introduction to the convergence of sequences in arbitrary metric spaces. To investigate the properties under which a sequence is convergent. In real analysis, Cauchy criteria provide the necessary and sufficient conditions for a sequence to be convergent. ये आपने पढ़ा होगा कि a sequence is convergent in R under usual metric. Basically, later on we will see that R under usual metric is complete space. So in complete space, convergent implies Cauchy, Cauchy implies convergent. But in general, so what happens in R under usual metric, that convergent sequence, we will see that convergent sequence is always Cauchy, but Cauchy sequence need not be convergent. But in R under usual metric, convergent implies Cauchy, Cauchy implies convergent. So both sided will hold. But in arbitrary metric spaces, Cauchy sequence may not be convergent. Convergent sequence will be always Cauchy. So this is our aim. We will study it one by one. So that is written here that this Cauchy criteria does not hold for arbitrary metric spaces. The metric space in which this criteria holds are called complete space. Such metric spaces are also considered and studied. A very important property of complete metric space is known as Cantor's intersection theorem, that I will come, Cantor's and Bayer's category theorem, that I will explain. These two are very important theorem. Such theorems and its converse version are presented. We also consider a metric space which contains an incomplete metric space. Actual complete metric space are those spaces in which every Cauchy sequence convergent. But there are examples that where Cauchy sequence may not be convergent. So those type of spaces are called incomplete metric spaces. So now what will be completion? I mean, what we add to, I mean, suppose if in say y some subset of x. Okay, I will come to this topic later on. Actually, में यहाँ पे जो concept है वो ये कि अगर complete नहीं है, I mean, if every if Cauchy sequence may not converge to any point in that space, then we will look at its bigger space in which it is complete. ठीक है ना, जैसे सीक्वेंस ऑफ रेशनल ले लो तो इरेशनल को भी कन्वर्ज करता है. अब अगर आप सिर्फ रेशनल का सीक्वेंस सबसेट ले लो R का, so that is not complete because one can construct Cauchy sequence that may converge to irrational number. तो आप रेशनल का कंप्लीशन जो पूरा R कहोगे. So that we will see one by one. So every Cauchy sequence is convergent in this larger space. So that is what written here, that if it is not complete, we need to add some other points. I mean, those points for which the sequence converges. If we add those points to that space, then it will be a larger space, and that space is called completion of incomplete metric space. तो ये एक idea है, roughly एक हमने डिस्कस कर दिया कि इस टोटल चैप्टर में पढ़ना क्या है. अब देखो ये मैं डेफिनेशन आपको कल समझा चुका हूं, मैंने आपको ये रिलेट भी कर दिया कि सीक्वेंस I mean convergent sequence in metric space को when we consider take metric space as a set of real numbers and metric as usual, then all those cases in different forms. See, we have interpreted, just go to my previous lecture, there already I have interpreted it. So you can again just have a short look on it, that any sequence, say S in a set X is a mapping from set of all natural numbers into X. The image under sequence S of a natural number n is denoted by xn. In this book they have taken this notation. So if xn be a given sequence and nk be a sequence of positive integers such that this restriction holds nk where k belongs to n, so again infinite subset, then the sequence, this is called a subsequence. But in subsequence this restriction is important. For example, suppose I have xn is equal to n square for n belonging to n. Now if I take n equal to 1, 2, 3, 1 odd 1, 3, 5, 7 and so on, then this will be a subsequence of this sequence. You know,
देखो यहाँ क्या 1 लेस देन 3 है, लेस देन 5 है, लेस देन 7 है, आपको ऑर्डर मेंटेन रखना है। आई कैन कॉल दिस वन एज n1, दिस वन एज n2, दिस वन एज n3। ठीक है, जैसे आप ये ले लो xn इक्वल टू ले लिया आपने 1/n, ये सीक्वेंस है, ये मैप जो है ये सीक्वेंस है। इसको इस तरह भी डिनोट कर सकते हैं, कुछ बुक्स में इस तरह लेते हैं, तो वो नोटेशन है, उसको कोई परेशान होने की जरूरत नहीं। where n belongs to n, so this is obviously a sequence। Now if I for your subsequence you can take this one 1/2n, this one is a subsequence of this one. So in this way, now when we say that let xn be a sequence in a set x if there exists a positive integer n naught or say n such that xn equal to x for all n greater than n। अच्छा देखो यहाँ पे क्या है ना, जैसे मान लो कल के नोटेशन में हमने क्या किया था, हमने ये कहा था कि if there exists we say that a sequence अच्छा यहाँ पे इवेंचुअली कांस्टेंट है, इवेंचुअली कांस्टेंट क्या होता है, जैसे मैं एक सीक्वेंस आपको देता हूँ जिसका पहला एंट्री है सपोज करो 5, सेकंड एंट्री है 7, थर्ड एंट्री है 8 और फोर्थ एंट्री है 3 एंड सो ऑन। ये है, आप इसको समझो सिंपल सा इसी नोटेशन को। ये इवेंचुअली कांस्टेंट सीक्वेंस का एक एग्जांपल है जिसमें सीक्वेंस का पहला मेंबर x1 ये है, n इक्वल टू 1 पे ये है, x2 का वैल्यू 7 है, x3 का वैल्यू 8 है, x4 एंड ऑनवर्ड्स। तो मैं कह सकता हूं फॉर n this for as per notation of this book we will refer it as n naught। suppose n let me take n naught as this one, you can see n naught as first term, second, third, fourth term, in fact 3 because here it has been interpreted in n strictly greater than n। so you can see that for n strictly greater than n naught equal to 3 the value of each xn is equal to 3 है कि नहीं। जैसे n की वैल्यू 3 से बड़ी ले लो, n की वैल्यू 4 ले लो आप, n की वैल्यू 4, तो 4 पे xn की वैल्यू कितनी है, x4 की वैल्यू कितनी है, x4 की वैल्यू 3 है, x5 की वैल्यू भी 3 है, x6 की वैल्यू भी 3 है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? Yes, sir. ऐसे सीक्वेंस को क्या कहते हैं, इवेंचुअली कांस्टेंट सीक्वेंस। मींस except some finite terms, except some finite members, every terms of the sequence is same। कुछ फाइनाइट एंट्रीज को छोड़कर बाकी सारी एंट्रीज अगर सेम हो जाए तो ऐसे सीक्वेंस को कहते हैं इवेंचुअली कांस्टेंट सीक्वेंस। अक्सर इस पे कॉम्पिटिशंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत अच्छे। अभी डिस्क्रीट मैट्रिक वगैरह में कन्वर्जेंस जब कराऊंगा तो वहां इसको यूज करूंगा। सो दिस वन इज द एग्जांपल ऑफ इवेंचुअली कांस्टेंट सीक्वेंस एंड सी कांस्टेंट सीक्वेंस इज अ पर्टिकुलर केस ऑफ दिस वन। अच्छा, इसको इस तरह भी कर सकते हो, दूसरी बात आप इसको इस तरह भी n ग्रेटर देन n नॉट कह दो, या आप ऐसे कह दो n ग्रेटर देन n नॉट माइनस 1, ये भी तो कह सकते हो, ग्रेटर देन इक्वल टू। जैसे मैं यहां कह दूं n ग्रेटर देन 3 या मैं कह दूं n ग्रेटर देन इक्वल टू 4, तो बात एक ही होगी, चौथे टर्म से या ऑनवर्ड्स क्या है, xn, हर एक xn की वैल्यू क्या है 3 है कि नहीं, x4 की वैल्यू भी 3 है, x5 की वैल्यू भी 3 है। तो ये लिखने का वे होता है, आप इस तरह लिख दो n ग्रेटर देन इक्वल टू 4 या n ग्रेटर देन n, तो यहाँ पे वो आपको आर्ग्यू करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब 3 से बड़े के लिए ट्रू होगा तो चौथे टर्म या चौथे टर्म से ऑनवर्ड्स के लिए हमेशा तो वो सिर्फ एक इंटरप्रिटेशन है। कहीं आप बुक में ऐसे पाओगे नोटेशन, कभी इस तरफ होगा। तो इवेंचुअली कांस्टेंट सीक्वेंस हमने देख लिया। कांस्टेंट सीक्वेंस जैसे कांस्टेंट सीक्वेंस जिसमें हर एक एंट्री की वैल्यू सेम हो, मान लो मैंने जो 2 2 2 ले लिया 2 2 2, तो ये कांस्टेंट सीक्वेंस व्हाई, बिकॉज xn इक्वल टू n, xn इक्वल टू 2 फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू n। देखो x1 की वैल्यू भी कितनी है 2 है, x2 की वैल्यू भी 2 है, x3 की वैल्यू भी 2 है, तो ये कांस्टेंट सीक्वेंस है। सो कांस्टेंट सीक्वेंस इज अ पर्टिकुलर केस ऑफ इवेंचुअली कांस्टेंट सीक्वेंस। समझ में आ गया आपको दोनों डेफिनेशन? यस। कांस्टेंट सीक्वेंस इज इवेंचुअली अच्छा, ये लेक्चर मैंने रिकॉर्ड पे लगाया है कि नहीं, मैं भूल गया, देखता हूँ। लगा हुआ है सर। बच्चे वेट भी कर रहे हैं। देखो रिकॉर्डेड लेक्चर का आप वेट मत किया करो, वो तो ठीक है, मैं दे देता हूँ कि आपको कभी डाउट कोई हो तो आप रिवाइज कर सकते हो, या मैंने कभी कुछ गलत पढ़ा दिया मैं भी अब इतना एक्सपर्ट तो हूँ नहीं, तो कोशिश करता हूँ आपको जो भी हो। देखो गलत करने से मत घबराया करो, ठीक है ना, वरना कभी भी लाइफ में क्रिएटिविटी नहीं रहेगी, हमेशा फिर वहीं तक रह जाओगे। तो ठीक है, गलतियां होगी, दोबारा सीखेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। और मैं हमेशा अपना इंटरप्रिटेशन यूज करता हूँ, मैं बहुत ज्यादा फॉलो नहीं करता। ठीक है, देखो दोबारा तो अब
देखो हर किताब में कुछ ना कुछ उसकी कुछ अच्छाई होती है, किसी में किसी चीज को ज्यादा फोकस किया होता है, इसलिए कम से कम आप बड़े क्लास में जाते हो तो 2 या 3 किताब पढ़ा करो, और जो स्टैंडर्ड बुक उसे जरूरी है। तो मैंने तो खैर अब वैसे तो बहुत सारी बुक है, लेकिन सेमेस्टर में क्लासेस लिमिटेड है तो मैं बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं कर सकता, पर फिर भी मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है उतना मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। So we have seen definition of eventually constant sequence, and this constant sequence, this one is a particular case of this one. This will be very useful. We will learn convergence in different metric spaces. Especially when I will come to discrete metric spaces, you will see that I need this type of sequences. I will discuss this type of sequences. Now this is the definition that if X be a metric space and any sequence xn of points of X is said to be convergent if there is a point X belong to X such that for each given epsilon greater than 0, there exists at least one positive integer n naught or say n such that distance between x and xn is less than epsilon for all n greater than n. ठीक है ना, ये ऑलरेडी मैंने कल बता दिया था, नोटेशन में डाउट तो नहीं किसी को, कल के क्लास में डिस्कस करा चुका हूँ, 3-4 नोटेशन आपको बताए थे। इसको लिमिट फॉर्म में भी लिखते हैं, इसको बॉल फॉर्म में भी लिखते हैं, इसको आप ये भी लिख सकते हैं, xn बिलोंग्स टू बॉल with center x and radius epsilon, ये भी इसका नोटेशन है, for all n greater than n या for all n greater than equal to n naught minus 1, बात एक ही है। इस बुक में मान लो ये नोटेशन लेके चला है, कल वाले में जो कराया था, ये क्यों बता रहा हूं ताकि आप कभी कंफ्यूज ना हो, मालूम चला आप एक बुक से दूसरे बुक उठाया तो वहां पे देखा कि नोटेशन कुछ और है, इस वजह से मैं आपको दोनों कन्वेंशन बता रहा हूं और चीजें रिलेट कर रहा हूं कि वो एक ही चीज है लेकिन कहने का भी अलग अलग है। ठीक है, तो हर एक एप्सिलॉन पॉजिटिव के लिए कम से कम आप दिखा दो एक ऐसा एन नॉट मिल रहा है, एक ऐसा फिक्स नेचुरल नंबर मिल रहा है जिसके बाद के सारे इनके लिए एक्सन के हर एक वैल्यूज इस बॉल विद सेंटर एक्स एंड रेडियस एप्सिलॉन के अंदर हो, है ना, बॉल विद सेंटर एक्स एंड रेडियस एप्सिलॉन के अंदर एक्सन के सारे वैल्यूज और बाहर सिर्फ फाइनाइट लाई करे, बाहर फाइनाइट एटमोस्ट फाइनाइट हो, इसके अंदर इनफाइनाइट हो और बाहर कितने फाइनाइट हो। तो जब कन्वर्जेंट की बात करते हैं तो बाहर एटमोस्ट कितने हो, फाइनाइट, एटमोस्ट एन नॉट माइनस 1 बाहर लाई करेंगे सीक्वेंस की वैल्यूज, इसी को हाँ, and or you can say that the point x belong to x is called limit. If this hold, then we will say that this point x is will be called as limit point of this sequence xn. Limit point बेहतर है कि आप पहले अभी लिमिट कहो, इसको अभी लिमिट कहो, इज कॉल्ड लिमिट ऑफ द सीक्वेंस xn, नॉट लिमिट पॉइंट। लिमिट पॉइंट का डेफिनेशन अलग है, ये मुझे लग रहा है पुरानी बुक है, इसमें थोड़ी गलती है, नए वाले बुक में शायद सही हो गया है। लिमिट आप इसको लिमिट पॉइंट मत कहो, क्योंकि लिमिट पॉइंट में देखो अलग होता है ना, लिमिट पॉइंट में इसी का एक पर्टिकुलर केस होता है, अगर मैं x को r ले लूं, ठीक है, x को मैं r ले लूं, सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है, या ठीक है आप लिमिट पॉइंट कह सकते हो, लेकिन मैं क्यों नहीं लिमिट पॉइंट यहाँ कह रहा हूँ, मैं सिर्फ लिमिट कह रहा हूँ क्योंकि कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, क्योंकि हमने अब तक लिमिट पॉइंट का डेफिनेशन क्या पढ़ा था कि जैसे r है और ये -1 टू द पावर n ले लो, -1 टू द पावर n, तो इसके लिमिट -1 और 1 दोनों आएंगे, हमने जो अपने कन्वेंशन के हिसाब से पढ़ा था, इसके लिमिट पॉइंट -1 भी है 1 भी है, तो ये इसका एक पर्टिकुलर केस है। अगर आप d को यूजुअल मेट्रिक ले लो तो ये है, लेकिन इसकी ये लिमिट नहीं है, अदरवाइज इस नोटेशन से कंफ्यूजन हो जाएगा। ये तो अलग बात है कि फॉर ऑल n ग्रेटर देन n नॉट, ये तो पहले फॉलो ही नहीं करेगा, है ना, क्योंकि अगर इसके नेबरहुड में एक n नॉट मिल गया जिसके आई मीन मेट्रिक, क्योंकि एक्चुअल में यहाँ कॉन्सेप्ट एक हाउसडॉर्फ का आएगा, हाउसडॉर्फ का, तो हाउसडॉर्फ की अभी कंडीशन मैंने अब बताई नहीं है, उसके वजह से यहाँ पे लिमिट पॉइंट और लिमिट, अगर ये डेफिनेशन फॉलो करेगा तो हम लोग उसे अपने डेफिनेशन में लिमिट लेके चलेंगे, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे इस नोटेशन से, ठीक है ना। देखो लिमिट पॉइंट में अब तक हमने जो लिमिट पॉइंट पढ़ा उसमें क्या डेफिनेशन था कि लिमिट पॉइंट, अब अगर आप कन्वर्जेंट कह दो तो आप कह सकते हो कि लिमिट पॉइंट और लिमिट कोइंसाइड कर जाएगा, लेकिन हम थ्रू आउट अभी तक इस डेफिनेशन को लिमिट एज्यूम करके चलेंगे, मैं लिमिट पॉइंट इसको नहीं कहूंगा। अब इस बुक का कन्वेंशन अलग है कि फॉर ऑल इन ग्रेटर देन नॉट, अगर ये डेफिनेशन फॉलो कर रहा है तो एक्स को मैं लिमिट कह रहा हूँ, लिमिट पॉइंट कह रहा हूँ, लेकिन अगर हमने रियल में जो लिमिट पॉइंट का डेफिनेशन पढ़ा था वहां क्या किया था कि -1, इफ -1 इज अ लिमिट ऑफ द लिमिट पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस, इन एवरी नेबरहुड देयर लाइज इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट, और यहाँ 1 के भी नेबरहुड में इनफाइनाइटली है, लेकिन लिमिट अगर होगा तो -1 अगर इसका लिमिट है तो -1 के बाहर सिर्फ फाइनाइट पॉइंट होना चाहिए, -1 के हर एक नेबरहुड के बाहर सिर्फ फाइनाइट पॉइंट होना चाहिए, तो वो डेफिनेशन डिस्कार्ड करता है। लेकिन क्योंकि अब इस बुक में कन्वेंशन लिया है, लेकिन हम लोग इसको कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए हम लोग इसे क्या कहेंगे, ठीक है, लिमिट पॉइंट ऑफ द, एक मिनट, आपको डिफरेंस समझ में आया कि नहीं, हम इसे क्यों मैं लिमिट कह रहा हूँ,
लिमिट ऑफ द सीक्वेंस, मैं अपने नोटेशन में इसको, क्योंकि जितने भी स्टैंडर्ड बुक उसमें लिमिट ऑफ द सीक्वेंस कहा गया है, वरना जो पिछले साल हमने पढ़ा है वो नोटेशन से आपको वायलेट कर जाएगा। अगर आप समझते हैं तब तो ठीक है, अदरवाइज यू जस्ट कॉल सिंपली एट लिमिट ऑफ द सीक्वेंस। सर अगर ये लिमिट हो जाएगा तो लिमिट पॉइंट तो वैसे भी होगा ना सर? हाँ, लिमिट है, लिमिट, एवरी लिमिट इज अ लिमिट पॉइंट, बट लिमिट पॉइंट नीड नॉट बी लिमिट। यस सर। बिल्कुल सही आपने कहा, ठीक है। तो लिमिट हो गया तो लिमिट पॉइंट कह सकते हैं, लेकिन ये होगा क्या ना, फिर इस तरह के डेफिनेशन पे आपको वायलेट करने लगेगा। हालांकि ये इस डेफिनेशन में ये कंडीशन ट्रू नहीं होता, लेकिन फिर कंफ्यूजन क्रिएट होगा ना, क्योंकि हमने पहले क्या पढ़ा था, इफ L is a limit point then every neighborhood we have infinite members of the sequence। हमने लिमिट पॉइंट की वो डेफिनेशन पढ़ी थी, और ये डेफिनेशन को मैं लिमिट कह रहा हूँ, एक्स इज कॉल्ड लिमिट। तो हम लोग अपने नोटेशन में हम लोग इसको लिमिट कहेंगे, ठीक है। हाउएवर इट्स ओके दैट एवरी लिमिट इज अ लिमिट पॉइंट, यस सर। इट कैन बी कॉल्ड लिमिट पॉइंट, लेकिन थोड़ा सा नाम में कंफ्यूजन हो जाएगा। नाउ अ सीक्वेंस व्हिच इज नॉट कन्वर्जेंट इज सेड टू बी डाइवर्जेंट। More precisely, a sequence xn in a metric space X converges to a point X belongs to X if the sequence D of xn of real numbers converge to 0। देखो इसी को ये भी कह सकते हैं, ये बड़ा अच्छा नोटेशन है, इंटरप्रिटेशन है। जैसे आपने कहा कि xn x को कन्वर्ज कर रहा है, xn x को कन्वर्ज कर रहा है, तो इसका मतलब कि कम से कम एक ऐसा n नॉट मिलना चाहिए जिसके बाद के सारे n के लिए xn की हर एक वैल्यूज इस बॉल के अंदर जाए, बॉल विद सेंटर x एंड रेडियस एप्सिलॉन। और क्योंकि xn x को सेंटर मान के आपने एप्सिलॉन रेडियस का अगर बॉल ड्रॉ किया, ओपन बॉल ड्रॉ किया एप्सिलॉन रेडियस का, और xn अगर इसके अंदर है, तो ऑब्वियसली डिस्टेंस बिटवीन x एंड xn लेस देन एप्सिलॉन होगा। वही तो लिखा है, डिस्टेंस बिटवीन x एंड x लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन n नॉट, ठीक है। yes, मैं आज जानबूझ के दूसरे बुक से भी आपको डिस्कस करा रहा हूं, ताकि आप, क्योंकि दोनों बुक आपके सिलेबस में है, तो आप दोनों का नोटेशन समझ लें, थोड़ा सा एनालाइज करने की आदत डालें। हर एक चीज आंख बंद करके बिलीव नहीं करते, ठीक है ना। चलो, डिस्टेंस बिटवीन x एंड xn इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल इन ग्रेटर। इसी को मैं इस तरह भी कह सकता हूं कि देखो होगा क्या, ये d ऑफ xn x क्या, अगर n इक्वल टू 1 रखो तो डिस्टेंस बिटवीन x1 x, क्योंकि d तो कोई रियल नंबर होगा, ये मान लो कोई रियल नंबर हो गया, फिर डिस्टेंस बिटवीन x2 एंड x, ये भी कोई रियल नंबर होगा, d बिटवीन x3 x, ये भी एक रियल नंबर। अब मैं इसको नाम दे रहा हूं कुछ ऐसे d1, एक शॉर्ट नाम दे, d1 तो नहीं कहो, मतलब ये कोई रियल नंबर है n इक्वल टू 1 के लिए, तो आप इसको भी एक फंक्शन मान सकते हो जिसका डोमेन क्या है, नेचुरल नंबर, इंडेक्सिंग क्या और नेचुरल नंबर से। लेकिन ये वैल्यूज क्या ले रहा है, वैल्यूज क्या ले रहा है, कोई रियल नंबर ले रहा है, तो आप कह सकते हो d ऑफ x1 x, x2 x, x3 x, इनको आप सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स कह सकते हो। क्या कह सकते हो, सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर। इनके कलेक्शन को क्या कह सकते हो, सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर, d ऑफ xn x ऑफ रियल नंबर्स। तो देखो एक तरह से अगर ये सीक्वेंस हो गया एंड इट इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल इन ग्रेटर देन n नॉट, तो यही तो कन्वर्जेंस का डेफिनेशन होता है। तो ये d ऑफ xn x किसको जा रहा है, d ऑफ xn x कन्वर्जेस टू 0, d ऑफ xn x कन्वर्जेस टू 0 एज n टेंड्स टू इंफिनिटी। क्यों, क्योंकि n ग्रेटर देन n नॉट है, n नॉट से बड़े सारे n के लिए ट्रू होना चाहिए, दिस मींस n इज गोइंग टू टुवर्ड्स इंफिनिटी। तो इसी नोटेशन को इस तरह भी लिखते हैं, सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स। तो या तो आप ये कह दो कि कम से कम एक ऐसा n नॉट मिलना चाहिए such that for all n greater than every member of the sequence lies in this ball with claim x as limit and of every epsilon radius। या इस तरह कह दो d of xn x less than epsilon, या आप ये कह दो कि जो सीक्वेंस ऑफ रियल है ये d of xn x that will converge to 0, that will converge to 0 as n tends to infinity। या इसी को लिख देते हैं लिमिट ऑफ xn is equal to x लिमिट एज n टेंड्स टू इंफिनिटी। तो ये सब डिफरेंट एक्सप्रेशन है। अब ये हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं ना, ये ओपन से टोपोलॉजिकल स्पेस में इस बॉल को मैं ओपन इधर बेसिस से रिप्लेस कर दिया, ओपन सेट से रिप्लेस, क्योंकि वहां बॉल का कॉन्सेप्ट नहीं होता इन आर्बिट्री टोपोलॉजिकल स्पेस, बट दैट इज नॉट इन योर कोर्स राइट नाउ, जस्ट आई एम ट्राइंग टू टेल यू बिकॉज ऑन एनी सेट वी हैव ओनली कलेक्शन ऑफ सबसेट्स एज टोपोलॉजी, ठीक है। देखो वही लिखा हुआ d ऑफ xn, जैसे अगर आप यूजुअल मेट्रिक की बात करो, r पे अगर आप यूजुअल मेट्रिक ले लो, यूजुअल मेट्रिक, तो ये कल के लेक्चर में मैंने इससे पहले के लेक्चर में बताया था कि वहां पे क्या होता है, d ऑफ xy क्या होता है, थोड़ा सा रिलेट करने की कोशिश किया करो आप लोग। तो अगर, क्योंकि यहाँ तो ये आर्बिट्री मेट्रिक पे है, तो हमने d ऑफ xn, अगर ये यूजुअल मेट्रिक में होता तो आप याद रखो कन्वर्जेंस का ये जो डेफिनेशन आपने पढ़ा था, xn माइनस x इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर एवरी n ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट,
है ना, एन नॉट कह दो या फॉर एवरी एन, चलो इसी बुक का नोटेशन, फॉर एवरी एन ग्रेटर देन एन नॉट बिलोंगिंग टू एन। xn माइनस एक्स लेस देन एप्सिलॉन का क्या हुआ मतलब हुआ कि xn माइनस एक्स इज लेस देन एप्सिलॉन इज लेस देन माइनस एप्सिलॉन। यहाँ से क्या मिल गया, xn इज लेस देन x प्लस एप्सिलॉन और लेस देन x माइनस एप्सिलॉन, ये हो गया। तो आप देखो क्या है, अगर ये तो r में आप जानते हो कि x को सेंटर मान के अगर मैं बॉल बनाऊं x माइनस एप्सिलॉन और x प्लस एप्सिलॉन, तो ओपन बॉल r में अंडर यूजुअल मेट्रिक क्या होता है, ओपन इंटरवल्स होते हैं। तो अब जो भी सीक्वेंस के मेंबर होंगे, एक फिक्स्ड एन नॉट या ऐसे करो एक फिक्स टाइम के बाद, अगर आप इस एन नॉट को कुछ टाइम स्केल एज्यूम कर लो, तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि एक फिक्स टाइम स्केल के बाद एन के सारे वैल्यूज, सीक्वेंस के सारे वैल्यूज इसी में जाए। जैसे आप है ना एक चौक उठा के फेंको इस इंटरवल में, ठीक है, तो मान लो x1 इक्वल टू 1 पे ऐसे कह सकते हैं n इक्वल टू 1 पे x1 इक्वल टू जो भी आया, x1 की वैल्यू हो सकता है इसके इंटरवल के बाहर चला गया, इस एप्सिलॉन इंटरवल के बाहर चला गया। फिर n इक्वल टू 2 पे समझ लो t इक्वल टू 1 पे, t इक्वल टू 1 सेकंड पे, ऐसे कहते टाइम स्केल पे आप ये आपने पहली जो एंट्री थ्रो की वो बॉल इस बॉल के बाहर, ओपन बॉल के बाहर लाई किया। फिर टाइम 2 पे, टाइम स्केल पे अगर देखो तो t इक्वल 2 पे आपने x2 पे वो कहीं इधर आ गया, बाहर हो गया। लेकिन फिर एक ऐसा मान लो n t इक्वल टू 3 पे, इसको n को एक बार टाइम स्केल समझो, n इक्वल टू 3 ऑनवर्ड्स, n इक्वल टू 4, n इक्वल टू 5 एंड सो ऑन। आप इसको ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हो कि फिर हर एक एंट्री इस बॉल के अंदर आने लगे, x3 x4, बात समझ आ रही है, x4 x5, मतलब एक फिक्स टाइम के बाद, ऐसे कह सकते हैं एक फिक्स टाइम के बाद हर एक टाइम के उसके बाद क्या हो रहा है कि हर एक एंट्री आप अगर थ्रो कर रहे हो तो वो सब जैसे चौक थ्रो किया इसको, अब वो आके इसी इंटरवल में गिरेगा, इसी इंटरवल में गिरेगा। तो इसका एप्लीकेशन बहुत है, आप देखोगे इसको लोग यूज करते हैं, डिफरेंट वे में इसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो कन्वर्जेंस का यही मतलब होना चाहिए कि x को सेंटर मान के आप जितने भी एप्सिलॉन रेडियस के बॉल बना रहे हो, तो पहले मैं यहाँ पे इसको क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि ये चीजें आपने रियल एनालिसिस में पढ़ रखी है। अंडर यूजुअल मेट्रिक यू नो दैट ओपन इंटरवल्स आर ओपन बॉल्स। तो अब उसी को जनरल, तो यहाँ से क्या मिल गया, इसको क्या है, देखो xn किसके नेबरहुड में है, अगर आप यहाँ से देखो तो xn लाइज इन नेबरहुड ऑफ x, एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ x। x को सेंटर मान के मैंने एप्सिलॉन रेडियस एक फिक्स टाइम स्केल के बाद x के नेबरहुड में, x का जो भी नेबरहुड है उसकी में एक xn के सारे वैल्यूज लाई कर रहे हैं। तो मैं यहां से इसको कह सकता हूं कि xn बिलोंग्स टू x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन, है ना, फॉर एवरी n ग्रेटर देन n या n नॉट कह दो। एक फिक्स टाइम स्केल के बाद जो भी एंट्रीज आ रही है सीक्वेंस की, वो सब इस इंटरवल में लाई करेंगे। तो ये हमने रियल एनालिसिस पढ़ा था कि ये सब इक्विवेलेंट कंडीशंस होते हैं। नाउ here I am trying to tell you that, see, but this mod of xn minus x is only possible in case of usual metric. अगर कोई और मेट्रिक है तो xn और x दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कैसे मेजर करते हो, d मेट्रिक देगा, जो भी मेट्रिक हो, चाहे वो टैक्सिक है, वो चाहे कोई और मेट्रिक हो, आई मीन सुप मेट्रिक हो या जो भी हो आपका, और जो स्पेस हो उसके हिसाब से। सो d ऑफ xn x इज लेस देन एप्सिलॉन। और वैसे भी देखो d ऑफ xn x तो एक रियल नंबर है ना, तो अगर रियल नंबर को तो रियल से कंपैरिजन करोगे, d ऑफ xn x इज लेस देन एप्सिलॉन। तो इसको लिख दिया d ऑफ xn x, डिस्टेंस बिटवीन xn एंड x शुड बी लेस देन एप्सिलॉन। और यहाँ जो आपने लिखा कि xn बिलोंग्स टू बॉल विद सेंटर x एंड रेडियस एप्सिलॉन, इस बुक में से स्फीयर कह रहे हैं, ओपन स्फीयर। सो xn बिलोंग्स टू ओपन स्फीयर विद सेंटर x एंड रेडियस एप्सिलॉन। आपको ये नोटेशन सब आपको समझ में आ गए सब लोगों को? यस सर। यस सर। मैं बार बार इन दो लेक्चर पे मैंने बहुत ज्यादा फोकस किया है, क्योंकि अगर ये दो नोटेशन आपको क्लियर हो गए तो आगे आपको इस पूरे चैप्टर में कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। मैंने देखा है 90% स्टूडेंट्स इस डेफिनेशन को स्किप कर देते हैं, वो इसे समझने की कोशिश नहीं करते और आगे की चीज फिर रटना शुरू कर देते हैं। और मैंने इन चीजों को जो आपने रियल में पढ़ा है अंडर यूजुअल मेट्रिक, उससे मैंने रिलेट कर दिया। सिर्फ अब आप थ्रू आउट मान लो कि जैसे देखो यहाँ पे जो भी मेट्रिक हो, अब ये यूजुअल मेट्रिक में ये था, उसको इन जनरल लिख दिया d ऑफ xn x लेस देन एप्सिलॉन is equivalent to saying that xn belongs to s epsilon x for all n greater than n, xn belongs to। तो आप इसको ऐसे तो कह सकते हो कि if xn converges to x, if xn देखो अब रीइंटरप्रेट कर रहे हैं, if xn converges to x then there exists at least one n naught such that for all n greater than n naught every member of the sequence will be member of this epsilon neighborhood of x, कह सकता हूं। और ओपन बॉल सेंटर्ड एट x एंड रेडियस एप्सिलॉन, कन्वर्जेंस का ये मतलब हुआ। एक या ऐसे कह सकते हो कि फिक्स टाइम के बाद, अगर n नॉट को एक टाइम स्केल कह दो, तो एक फिक्स टाइम के बाद सीक्वेंस के सारे एंट्री x के इस नेबरहुड में लाई करेंगे, हर एक एप्सिलॉन नेबरहुड में लाई करेंगे।
अच्छा ये डिफरेंट एप्सिलॉन के लिए हो सकता है डिफरेंट एन नॉट मिले, वो अभी मैं उस पर आऊंगा। या हो सकता है कि एक ही सबके लिए वर्क कर जाए, ठीक है। तो जो भी एप्सिलॉन आपको दे रखा हो, हर एक एप्सिलॉन के लिए कम से कम एक एन नॉट मिलना चाहिए, ताकि फॉर ऑल एन ग्रेटर देन एन नॉट एवरी मेंबर ऑफ द सीक्वेंस स्टार्ट लाइंग विद इन दिस एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ, आई मीन ओपन स्फीयर ऑफ विद सेंटर एक्स एंड रेडियस एप्सिलॉन। इसी को ये भी लिखते हैं कि एक्स एन कन्वर्जेस टू एक्स। तो अब मैं ऐसे कह सकता हूं, देखो कि अगर इफ एक्स इज सेंटर देन नाउ नो नीड टू ड्रॉ इन ऑन द नंबर लाइन, क्योंकि नंबर लाइन को हम आर बनाएंगे ना। जैसे मान लो कोई आर्बिट्री मेट्रिक स्पेस, कोई आर्बिट्री मेट्रिक स्पेस एक्स, उस पे मेट्रिक दे रखा है। अब मैं कहूंगी कोई सीक्वेंस मेरे पास एक्स है, इसकी लिमिट एक्स है, एक्स को सेंटर मान के आप जितने एप्सिलॉन रेडियस के बॉल बनाओ, आप जो भी आई मीन जो भी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 आप लेके चल रहे हो, तो उस रेडियस के पहले बॉल बना लो, और एक फिक्स्ड एन नॉट के बाद, एक फिक्स्ड एन नॉट के बाद जो भी एन के मेंबर होंगे, सीक्वेंस के मेंबर इसी नेबरहुड के अंदर लाई करेंगे, और इसके बाहर कितने लाई करेंगे? फाइनाइट ओनली। बाहर कितने लाई करेंगे? फाइनाइट। क्यों फाइनाइट लाई करेंगे? बिकॉज इट ओनली फेल्स फॉर एट मोस्ट फॉर 1 2 3 अप टू एन नॉट। एन नॉट तक ही तो फेल करेगा। यस सर। बाहर कितने लाई करेंगे? फाइनाइट। तो अब इसको रीइंटरप्रेट हम लोगों ने क्या किया कि इफ x इज लिमिट ऑफ द सीक्वेंस xn, if x is the limit of the sequence xn, then every member of the sequence lies in the epsilon neighborhood of the ball with open ball with center x and radius epsilon, and outside it there lies only finite members, and outside it there lies only finite members. So this is the basically main important point, that if xn converges to x, then in every ball outside x there lies only finite member of the sequence. But in limit point this restriction is not there. लिमिट पॉइंट में ये रिस्ट्रिक्शन नहीं होता। लिमिट पॉइंट में ये कि उसके हर एक नेबरहुड में, जिसको आप लिमिट पॉइंट क्लेम कर रहे हो, हर एक नेबरहुड में कितने होने चाहिए? हर एक नेबरहुड में इनफाइनाइट मेंबर्स होने चाहिए। बाहर पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। ये बाहर आई मीन आउटसाइड दैट नेबरहुड इट कैन बी फाइनाइट, इट कैन बी इनफाइनाइट। इसी वजह से मैंने आपको ये नोटेशन फॉलो करने के लिए मना किया था। यहाँ लिमिट पॉइंट नहीं लिखेंगे। एवरी लिमिट इज अ लिमिट पॉइंट, बट इन लिमिट पॉइंट में अब एक्चुअल में ये नोटेशन अब इस बुक में ये ठीक है, इस वजह से सही है क्योंकि उन्होंने पहले रिस्ट्रिक्शन लगा दिया, लेकिन हम इसे ये नाम नहीं देंगे, अदरवाइज उस डेफिनेशन से कॉन्ट्राडिक्ट करेगा। बात समझ मेरी आ रही है? अब वो यह होता है ना, मैंने कहा कि आपको देखो ऑथर का जो कन्वेंशन होता है वो उन्होंने अब ये नाम दे दिया तो थ्रू आउट, लेकिन उससे पहले ये डेफिनेशन देने के बाद उसको नाम दिया। अगर ये डेफिनेशन नहीं देते तो हम इसे लिमिट पॉइंट नहीं क्लेम कर सकते, तो हम इसे लिमिट पॉइंट लिमिट एज्यूम करेंगे। दैट इज डिफरेंट, दैट एवरी लिमिट इज अ लिमिट पॉइंट, बट लिमिट पॉइंट नीड नॉट बी लिमिट। जैसे -1 टू द पावर n का एग्जांपल दिया था, लेकिन -1 टू द पावर n में तो ये भी डेफिनेशन फॉलो नहीं करता, ठीक है ना। तो ये तो आप उसको इस तरह लिख दो इन शॉर्ट नोटेशन, आइदर xn कन्वर्जेस टू x, और यू कैन राइट दैट लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी xn इक्वल टू x। ये n टेंडिंग टू इंफिनिटी क्यों लिखते हैं यहाँ पे? बिकॉज देयर एग्जिस्ट सम n नॉट सच दैट फॉर ऑल n ग्रेटर देन n नॉट xn विल कन्वर्ज टू x। इस अब ये n के पास क्या है? n नॉट, I mean n naught plus 1, n naught plus 2 keep on increasing, so you can cite that the limiting case the members of xn approaches to x, and we express it by saying that xn approaches to x or that xn converges to x। ठीक है, अब यहां देखो अगला एग्जांपल देखो, रिमार्क 2.1, बहुत अच्छे एग्जांपल है इस बुक में। एन इवेंचुअली कांस्टेंट सीक्वेंस एंड हेंस अ कांस्टेंट सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। क्या कह रहा है? हर एक इवेंचुअली कांस्टेंट सीक्वेंस या कोई भी मेट्रिक स्पेस हो, एवरी कांस्टेंट सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। अब क्यों? देखो एक बार बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, क्योंकि आप इवेंचुअली कांस्टेंट सीक्वेंस में आप क्या जानते हो? इवेंचुअली कांस्टेंट जानते हो कि आप सम आफ्टर सम फाइनाइट टर्म से, लेट मी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल। से इफ फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज सपोज 4, सेकंड टर्म इज से 3, थर्ड टर्म इज से 5, एंड फ्रॉम फोर्थ ऑनवर्ड्स एवरी टर्म इज 7, एवरी टर्म इज 7। अब ये बताओ कि एक n नॉट, मुझे एक n नॉट चाहिए, मैं कहूं कि दिस सीक्वेंस विल कन्वर्ज टू 7, व्हाटएवर बी द मेट्रिक स्पेस, माय क्लेम इज दैट दिस सीक्वेंस विल कन्वर्ज टू 7। तो 7 को सेंटर मान के आप जो भी बॉल बनाओगे, आई मीन 7 को सेंटर मान के आप जो भी बॉल बनाओ, जो भी ओपन बॉल बनाओ, इसमें हमेशा एक n नॉट की वैल्यू, आई मीन n ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट की वैल्यू इसमें ले लो 1 2 4, हाँ, starting from 4 and onwards, for all n greater than equal to 4 every member of this sequence will lie in this ball,
देखो अब आप चलो कोई बात नहीं, मैंने अभी यहाँ मेट्रिक और स्पेस नहीं बताया, मैंने मेट्रिक और स्पेस नहीं बताया। एक काम करो, अगर जैसे आप x को r ले लो, पहले समझने की कोशिश करो। मान लो आप क्योंकि रियल नंबर पर आप बहुत कुछ पढ़ चुके हो, तो पहले वहां से स्टार्टिंग किया करो, फिर बाद में से आर्बिट्री मेट्रिक स्पेस पे एक्सटेंड किया करो। सपोज लेट मी टेक हियर x इक्वल टू r एंड d एज यूजुअल मेट्रिक। तो यूजुअल मेट्रिक में 7 को सेंटर मान के 7 माइनस एप्सिलॉन और 7 प्लस एप्सिलॉन आएगा, ये बॉल यही होगा ना यूजुअल मेट्रिक में। इसमें एक आइडिया दे रहा हूँ कैसे आप सोचोगे। तो अब ये बताओ 7 माइनस एप्सिलॉन 7 प्लस एप्सिलॉन, तो अब ये बताओ n इक्वल टू 4 के लिए क्या आएगा वैल्यू सीक्वेंस का? 7 और कितना होगा 7, 7 ऑलरेडी यहाँ पे है। x5 क्या होगा? 7 वो भी 7, 7 भी है। तो ये कंडीशन ट्रू है कि नहीं? फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 4 xn बिलोंग्स टू दिस बॉल। यस सर, होगी yes ना? sir नाउ इन प्लेस ऑफ यूजुअल मेट्रिक टेक डिस्क्रीट मेट्रिक। अब आप ये बताओ डिस्क्रीट मेट्रिक में ओपन बॉल्स मैंने क्या क्या कराए थे डिस्क्रीट मेट्रिक में? सिंगलटन चीजें सोचो, देखो आपको कुछ भी रटना नहीं है, बहुत आसान सब्जेक्ट है, कुछ भी रटना नहीं है। पता नहीं क्यों लोग मेट्रिक इस पे से इतना डरते हैं। पढ़ा तो मैंने भी ज्यादा साल, अभी 1 ही या 2 साल हुए मुझे भी पढ़ाते हुए, 2-3 साल हुए। लेकिन अगर आपको प्लस 2 की कैलकुलस आती है ना थोड़ा सा, तो आप बहुत अच्छा कर सकते हो। लेकिन आपको ये यकीन होना चाहिए ना, पहले कॉन्फिडेंस तो लाओ खुद में। पहले से मान के बैठोगे कि नहीं सीख सकते, तो फिर आपको कोई नहीं सिखा सकता। प्रॉब्लम क्या होती है कि मैं बार बार ये कहता हूँ कि आप में से 50% लोग नोटेशन समझने की कोशिश नहीं करते, और यही वजह है कि सब्जेक्ट आपको टफ लगता है। मैं कर सकता हूँ ये मेरा। ठीक है, तो पहले हमेशा ना बुक्स में जो डिफरेंट डिफरेंट नोटेशन इंटरप्रिटेशन दे रखे हैं, और उसे एक छोटे छोटे एग्जांपल लेके कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश किया करो। एक बार वो क्लियर हो गया तो आपको आगे कोई चीज दिक्कत नहीं होने वाली है। अब मैंने ये कहा कि यहाँ पे देखो, ये नहीं, एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहाँ पे, कि यहाँ पे ये नहीं लिखा था कि कहीं कौन सा मेट्रिक की स्पेस है। This means this relation is true, this equation, I mean this property is true in every metric space. तो मैं एक काम करता हूं, मैं आपको जरा R पे डिस्क्रीट मेट्रिक ले, तो डिस्क्रीट मेट्रिक के उसमें जानते हो कि जो ओपन बॉल्स होते थे इन केस ऑफ डिस्क्रीट मेट्रिक, ओपन बॉल्स जो हम बनाते थे डिस्क्रीट मेट्रिक में, ओपन बॉल्स आर नॉट कॉलिंग ओपन सेट, क्योंकि आप ओपन बॉल्स पे देख लोगे तो एवरी ओपन सेट इज जनरेटेड बाय टेकिंग यूनियन ऑफ ओपन बॉल, तो वहां पे भी हो गया। सो दैट इज सिंगलेटन X if होल स्पेस R is less than equal to 1 and whole space if R is greater than। ये कराया था आप लोगों को, ठीक है? yes sir देखो, क्योंकि सीक्वेंस के मेंबर, ये असल में सीक्वेंस के जो हम मेंबर बनाते हैं वो स्पेस के ही तो एलिमेंट को लेके बनाते हैं। जैसे मान लो स्पेस यहाँ रियल नंबर है, तो जो सीक्वेंस के मेंबर्स जो होंगे वो रियल नंबर ही तो हैं। आई मीन जो सीक्वेंस के मेंबर होंगे, रियल का सीक्वेंस है तो मतलब सीक्वेंस ऑफ एक्सन के वैल्यूज को रियल होंगे, तो वो तो x में तो हमेशा लाई करेगा। अगर इस बॉल को मैं x से रिप्लेस कर दूं तो वो तो ट्रिवियल है कि सीक्वेंस का जो भी मेंबर होगा फुल स्पेस के अंदर तो होगा ही, क्योंकि उसी के मेंबर को उठा के बनाया। प्रॉब्लम इज विद दिस वन, सिंगलेटन x। सिंगलेटन x जब यहाँ पे बॉल विद सेंटर 7 को आप सेंटर 7 ले लो, x की जगह पे 7 ले लो, रेडियस ले लो लेस देन इक्वल टू 1, तो ये बेसिकली हो जाएगा सिंगलेटन 7। ये बॉल किस में रिड्यूस हो जाएगा? सिंगलेटन 7 में। अब ये बताओ फिर भी ये 4 वर्क कर जाएगा, क्यों? क्योंकि x4 पे 4 है, x4 भी इसके अंदर, x4 की वैल्यू कितनी है? 4, सॉरी 7 इसके अंदर है, x5 भी इसके अंदर लाई करेगा, है कि नहीं? 7 x5 Yes, की sir. वैल्यू भी 7 है, पांचवा टर्म भी 7 है, 7 सिंगलेटन 7 का मेंबर है, x6 भी करेगा। तो अगर कुछ फाइनाइट टर्म्स के बाद सीक्वेंस के सारे मेंबर सेम हो गए, तो ऐसे सीक्वेंस को हम इवेंचुअली कांस्टेंट सीक्वेंस कहते हैं, और वो सीक्वेंस बेसिकली ऑलवेज कन्वर्जेंट होता है। इनफैक्ट ये इसी को कन्वर्ज करता है 7 को, ठीक है? यही तो डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस में कोई सीक्वेंस तभी कन्वर्ज करेगा, अभी हम आगे देखेंगे, इसमें कहीं आगे बुक में लिखा होगा कि डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस में कोई सीक्वेंस तभी कन्वर्ज करेगा व्हेन इट इज इवेंचुअली कांस्टेंट सीक्वेंस। So in a discrete metric space, a sequence can converge to a point only if it is an eventually constant sequence. तो ये मैंने एक एग्जांपल दिया, जैसे ये इस तरह का सीक्वेंस बनाया तो ये 7 को कन्वर्ज कर रहा है, क्योंकि प्रॉब्लम क्या होगा कि अगर आप 8 मान लो, सपोज को आपने क्लेम किया कि ये सीक्वेंस 8 को कन्वर्ज कर रहा है, तो आप 8 सिंगलेटन 8 भी होगा, 8 को कंटेन करने वाला ये भी तो बॉल होगा। और डेफिनेशन क्या कहता है कि 8 को सेंटर मान के जितने भी आप बॉल बनाओ, देखो डेफिनेशन क्या कहता है कि आप अगर x इसका लिमिट है तो जो भी आप एप्सिलॉन रेडियस का बॉल x को सेंटर मान के बनाओ, कम से कम हर एक एप्सिलॉन रेडियस के बॉल के लिए एक एन नॉट मिलना चाहिए कि सीक्वेंस के सारे मेंबर एक फिक्स्ड एन नॉट के बाद उसी के अंदर होने चाहिए, और ये हर एक एप्सिलॉन के लिए ट्रू होना चाहिए, हर एक जो भी एप्सिलॉन दिया हो। अब क्वेश्चन ये कि अगर मैं यहाँ पे 8 कह दूं, सिंगलेटन 8 भी तो एक बॉल है, और मेरा क्लेम ये कि ये सीक्वेंस 8 को कन्वर्ज कर रहा है, 8 को
को कंटेन करने में बॉल सिंगलेटन 8 भी है, लेकिन आपको कोई ऐसा एन नॉट मिलेगा ही नहीं कि एक फिक्स्ड एन नॉट के बाद इस सीक्वेंस के सारे मेंबर सिंगलेटन 8 में लाई करें। इस वजह से 8 आई मीन एनी रियल नंबर डिफरेंट फ्रॉम दिस वन इज नॉट गोइंग टू बी इट्स लिमिट। This is the reason why in a discrete metric space a sequence can converge to a point only if it is an eventually constant sequence। देखो सीक्वेंस भी अलग अलग तरह के होंगे ना, एक तो वो भी सीक्वेंस होता है जिसके सारे टर्म डिस्टिंक्ट होते हैं, जैसे मान लो 1 1/2, जैसे पहला टर्म 1 है, 1/2 1/3, ये एक सीक्वेंस है जिसके सारे टर्म डिस्टिंक्ट हैं। एक वो भी सीक्वेंस आएगा -1 to the power n जिसमें कुछ टर्म सेम होंगे कुछ डिफरेंट होंगे, कुछ टर्म सेम होंगे कुछ डिफरेंट होंगे। तीसरा वो सीक्वेंस आएगा जिसमें कुछ फाइनाइट टर्म्स के बाद जैसे 4 3 5 उसके बाद सारे 7 7 7 हो गए। तो आपको इन 3-4 तरह के सीक्वेंस के बारे में सोचना है। एक वो सीक्वेंस जिसमें सारे टर्म डिस्टिंक्ट हो गए, एक वो सीक्वेंस जिसमें कुछ टर्म्स रिपीटेड हैं, कुछ टर्म्स इनफाइनाइटली टाइम्स रिपीटेड हैं, और एक वो सीक्वेंस जिसमें कुछ फाइनाइट टर्म्स के बाद सारे सीक्वेंस सेम हो गए, जिसे कहते हैं इवेंचुअली कांस्टेंट सीक्वेंस। तो आपको इन 3 तरह के सीक्वेंस के बारे में सोचना है, क्योंकि कोई भी सीक्वेंस होगा तो इसी 3 तरह का होगा, या तो उसके सारे टर्म डिस्टिंक्ट होंगे, या कुछ रिपीटेड होंगे, या कुछ फाइनाइट टर्म्स के बाद सेम होंगे। ये डिफरेंस समझ में आ गया आपको? So claim that in a discrete metric only eventually constant sequence are convergent। ये तो लिखा only eventually constant sequence are constant। तो मेरा मैंने ये तो प्रूफ कर दिया। अब आपको ये डिस्कार्ड करना है कि a sequence with distinct term, a sequence with some I mean sequence of this type will not converge। अगर आप ये सीक्वेंस लेते हो, चलो आप यहीं पे देख लो, फिर आज सोचना इसको, तो कल मैं दोबारा डिस्कस करूंगा। Here it is written that in discrete metric space only sequence which is convergent are constant sequence, eventually constant। Why not? देखो रियल एनालिसिस में आपने पढ़ा होगा सीक्वेंस ऑफ द टाइप 1/n where n greater than equal to n। बेसिकली दिस सीक्वेंस, सॉरी सेट के फॉर्म में लिख दिया 1/n। ये सीक्वेंस किसको कन्वर्ज करता है इन R अंडर यूजुअल मैट्रिक्स? 0। यस सर। R में अंडर, क्योंकि 0 को सेंटर के जो एप्सिलॉन नेबरहुड बनाओगे, आर्किमिडियन प्रॉपर्टी ऑफ R से क्या होगा, हर एक नेबरहुड में 1/n टाइप के एलिमेंट्स होंगे। यस सर। फॉर सम n greater than equal to n naught, तो 1/n 0 कन्वर्ज करेगा। But if you change the metric on same real line, if you change the metric and take discrete metric, then one sequence 1/n will not converge to 0 in discrete metric। तो देखो सेम एग्जांपल है, लेकिन मेट्रिक चेंज करने से एक स्पेस में अंडर यूजुअल मेट्रिक सीक्वेंस 1/n converges to 0, but under discrete metric this sequence 1/n will not converge to 0। कैसे डिस्कार्ड करोगे? डेफिनेशन क्या कहता है कि जिसको आप लिमिट क्लेम करो, जैसे मानो यहाँ x लिमिट है, तो x को सेंटर मान के आप जो भी एप्सिलॉन रेडियस का बॉल बना रहे हो, उसके लिए हमेशा कोई ना कोई n नॉट मिलना चाहिए, ताकि xn के सारे मेंबर उस एप्सिलॉन नेबरहुड में लाई करें फॉर सम n ग्रेटर देन n नॉट, आई मीन फॉर ऑल n ग्रेटर देन n नॉट। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर 0 इसका लिमिट है, तो 0 को सेंटर मान के डिस्क्रीट में बॉल्स क्या क्या होंगे? 0 को कंटेन करने वाले बॉल्स क्या होंगे? सिंगलेटन 0 और फुल R, यही तो होगा। यस सर। डिस्क्रीट में मैं बॉल्स की बात कर रहा हूं। देखो बॉल्स पे अगर आप देख लोगे ना, तो आप ओपन सेट पे देख लोगे, क्योंकि हर ओपन सेट ओपन बॉल से जनरेट होता है। सो माय क्वेश्चन इज दैट 0 व्हाट आर ऑल पॉसिबल बॉल्स व्हिच कंटेन 0? कोई भी रेडियस हो, एप्सिलॉन की वैल्यू कुछ भी हो, रेडियस कुछ भी हो, या तो सिंगलेटन 0 होगा या फुल स्पेस R होगा। तो यहाँ पे तो कोई डाउट नहीं है, ये भी ओपन बॉल है। बेसिकली ये क्या है? बॉल विद सेंटर 0 एंड रेडियस R greater than 1। R greater than 1 है ना, यही तो बॉल ये R निकल के आया, एप्सिलॉन greater than 1 लोगे। और ये कब मिला आपको बॉल विद सेंटर 0 R लेस देन 0। वेरी गुड, R where R is less than equal to 1। तो या तो ये बॉल होगा या ये बॉल होगा। तो इस पे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सीक्वेंस के मेंबर तो रियल से ही बने हैं, रियल का फील्ड आपने लिया है, उसके अंदर तो हमेशा होंगे। प्रॉब्लम यहाँ पे होगी कि 0 को कंटेन करने वाला ये मैंने ओपन सेट लिया, पहले आपको ओपन बॉल लेना है, उसको सेंटर मान के, तो ये मैंने ओपन बॉल लिया। अब मुझे कोई एक ऐसा n नॉट बताएं, ताकि ये जो सीक्वेंस है 1 1/2 1/3 1/4, इसके कुछ पर्टिकुलर n नॉट के बाद ये जो सीक्वेंस xn आपने लिया, इसके सारे मेंबर सिंगलेटन 0 में लाई करने लगेंगे। कोई एक ऐसा n नॉट बताएं, क्या ऐसा होगा? नहीं मिलेगा सर, कोई नहीं। देखो 1 भी नहीं है इसके अंदर, 1/2 भी नहीं है, यहाँ से भी, यहाँ मतलब ऐसे कह लो कि जैसे इस वाले में था ना कि यहाँ ट्रंकेट कर दिया, इस n नॉट को यहाँ लिख लिया, n नॉट यहाँ लिख लिया, तो इसके बाद के सारे n के लिए ट्रू हो गया।
तो क्या कहीं आप यहाँ ट्रंकेट कर पाओगे? ट्रंकेट वर्ड तो नहीं यूज करना चाहिए, लेकिन जस्ट एक समझाने के लिए, मैंने एक्सप्रेस करने के लिए, क्या कोई ऐसा एक एन नॉट मिलेगा जिसके बाद के सारे एंट्रीज इस सिंगलेटन 0 के अंदर चले जाएं? नो सर, दैट विल नॉट एग्जिस्ट. सो दिस इज द रीजन व्हाई. अब आंख बंद करके एग्जाम में नहीं सवाल सॉल्व करना है. चाहे आप आईटी जैम के क्वेश्चन बैठ रहे हो, चाहे एमएससी के एंट्रेंस में हो, 1/n will converge to 0 in R under usual metric only. Now start thinking that why 1/n is not converging to 0 in R under discrete metric. बस इन 2-4 प्रॉब्लम्स पे आपको सोचना है, जहां पे आपको पूरी कन्वर्जेंस की कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा. अब आप इसे टफ मान के बैठो तो आपको कोई नहीं समझा सकता. मैं बार बार कह रहा हूं, जैसे आज मैंने आपको हिंट दिया, आप फिर से पढ़ो इसको, दोबारा आके बार बार पूछो सर ये पॉइंट दोबारा एक बार समझा दीजिए, या आपस में एक बार डिस्कशन करो. सब्जेक्ट को आप टफ ना बनाओ. देखो इधर, अब ये सीक्वेंस क्यों नहीं कन्वर्ज करेगा? चलो आप क्या क्लेम करते हो? अच्छा, यहाँ पे कोई और भी लिमिट पॉइंट आप क्लेम करोगे ना, तो वही वहां पे वैसे उसमें फेल करेगा. सेम रीजन फॉर दिस वन. कहीं भी ट्रंकेट नहीं पड़ता. जैसे -1 अगर आप इसका लिमिट क्लेम करते हो, देखो अब यहाँ पे क्यों नहीं मैंने लिमिट पॉइंट कहा. दिस सीक्वेंस विल आल्सो नॉट कन्वर्ज टू एनी रियल नंबर. चलो इनफैक्ट लेट अस क्लेम दैट -1 is its limit. -1 is limit of this sequence. Then in R, what will be neighborhood? I mean in R under usual metric, -1 minus epsilon or -1 plus epsilon. just समझाने के लिए. अब आप एप्सिलॉन को हाफ ले लो, तो सारे बॉल के लिए ट्रू होना चाहिए, क्योंकि 1 तो दूर है ना, यहाँ पे मैंने इसका हाफ सेंटर ले लिया. अब बताओ क्या कोई ऐसा एन नॉट मिलेगा, क्या कोई ऐसा एन नॉट मिलेगा ताकि सीक्वेंस के हर मेंबर उस पर्टिकुलर एन नॉट के बाद, आई मीन आफ्टर फिक्स टाइम, एन नॉट को अगर आप टाइम स्केल पे देखो तो आफ्टर सम फिक्स टाइम every member of the sequence section will start lying in this ball. -1 plus epsilon means -1 plus half, तो ये हाफ हो गया, और सॉरी माइनस हाफ हो गया, -1 plus epsilon और -3/2, -3/2 से -हाफ के बीच में. तो आप देखोगे कि सिर्फ -1 हो रहा है, लेकिन -1 के बाद फिर यहाँ पे 1 पे फेल हो जाएगा. जबकि डेफिनेशन क्या कहता है कि फॉर ऑल एन ग्रेटर देन एन नॉट, एक फिक्स्ड एन नॉट के बाद सारे इनके लिए ट्रू होना चाहिए. अगर आप एन नॉट की वैल्यू 3 रखते हो, जैसे आप एन नॉट की वैल्यू 3 रखते हो, तो चलो x4 तो लाइक कर, सॉरी एन नॉट की वैल्यू 4 रख लो, तो फिफ्थ टर्म -1 होगा, तो फिर x5 तो इस इंटरवल में लाइक कर जाएगा, लेकिन फिर x6 फेल हो जाएगा. तो ये जो डेफिनेशन कहता है कि फॉर ऑल एन ग्रेटर देन एन नॉट, this will not hold. This is the reason why sequence of this type will not converge in R under usual metric. और डिस्क्रीट में भी यही प्रॉब्लम होगा, क्योंकि डिस्क्रीट में -1 को कंटेन करने वाला सिंगलेटन -1 होगा. तो कोई ऐसा एन नॉट मिलेगा ही नहीं, कोई ऐसा एन नॉट नहीं मिलेगा जिसके बाद के सारे एंट्रीज, क्योंकि यहाँ हो क्या रहा है, -1 के बाद 1 आ रहा है, फिर -1 1 -1 इस तरह चल रहा है. कहीं भी अगर आप ट्रंकेट करते हो, कहीं भी एन नॉट फिक्स करते हो, तो -1 तो इसके अंदर लाई कर जाएगा, लेकिन उसका नेक्स्ट फिर 1 है, एन नॉट प्लस 1 के लिए लाई नहीं करेगा. सो दिस इज द रीजन व्हाई the only sequence which converges in R, I mean in discrete metric space, is eventually constant sequence. इस पे आज आप सोचो, फिर पहले सोच के आओ, उसके बाद कल दोबारा मैं इस पॉइंट को डिस्कस करूंगा. आज तो मैंने सिर्फ आपको एक हिंट दिया है, ठीक है सर? हाँ बताएं. सर किसी गिवन एप्सिलॉन के लिए होता है डेफिनेशन कि कोई भी एप्सिलॉन के लिए? नहीं, हर एक एप्सिलॉन के लिए ट्रू होना चाहिए. किसी गिवन एप्सिलॉन के लिए, फॉर एवरी, इट शुड बी ट्रू फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0. एक्चुअल में देखो, मैं आपके डेफिनेशन बात समझ गया. देखो यहाँ एक बुक में क्या करते हैं ये लोग, फर्स्ट दे स्टार्ट शोइंग दैट व्हाटएवर एप्सिलॉन यू चूज फॉर गिवन एप्सिलॉन, you need to show that there exists some n naught. See, for epsilon 1 we have this n naught, for epsilon 2 greater than 0, see we have some different n naught dash. ठीक है ना, मतलब हर एक एप्सिलॉन के लिए कोई ना कोई एक n naught मिलना चाहिए, such that for all n greater than n naught this relation xn belongs to ball with center x and should hold. जो भी एप्सिलॉन दिए, हर एक एप्सिलॉन के लिए कोई एक फिक्स्ड नेचुरल नंबर मिलना चाहिए जिसके बाद के सारे इनके लिए वो रिलेशन ट्रू हो. बात नहीं समझ में आ गई? आगे सर. I mean for different epsilon this n naught may be different. ये different epsilon के लिए ये n naught different हो सकता है. एक्चुअली अभी मैं एक रिजल्ट प्रूफ करूंगा, अभी मैंने आज किया नहीं, कि लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस इन अ मेट्रिक स्पेस इज यूनिक. मेट्रिक स्पेस में लिमिट जब भी एग्जिस्ट करेगा वो यूनिक होगा. वो अभी हाउसडॉर्फनेस की कंडीशन यूज करके करूंगा, वो कल वाली क्लास में, अभी नेक्स्ट क्लास जब भी है उसमें प्रूफ करूंगा. अभी मैंने हाउसडॉर्फनेस बताया नहीं, जबकि वो आप यूज कर रहे हो हाउसडॉर्फनेस,
कैसे डिस्टेंस को यूज करके मैं 2 ओपन बॉल बनाऊंगा डिसजॉइंट अराउंड फॉर एवरी x नॉट इक्वल टू y, तो वहां से ये प्रूफ होगा कि लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस इन अ मेट्रिक स्पेस इज यूनिक। यस सर। ठीक है, चलो आज वो कुछ शायद आपको समझ में आया हो। तो आप देखो कि कितना इंटरेस्टिंग है कि जो हम रियल में पढ़ के आ रहे हैं और यहाँ जो मेट्रिक में सेम डेफिनेशन है, डेफिनेशन में कोई डिफरेंस नहीं आया। 3 तरह के सीक्वेंस आपको देखना है, सीक्वेंस विद डिस्टिंक्ट टर्म्स, सीक्वेंस विद eventually with some terms repeating infinitely and sequence eventually constant sequences। तो 3 तरह के सीक्वेंसेस के बारे में मैंने आपको बताया। इन 3 पे आप फिर से सोचो, कल कंप्लीट करके आप नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे, फिर हम दोबारा डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप मेरी अगली क्लास है तो मैं क्लोज करता हूँ। और कोई डाउट वगैरह तो नहीं है आपको? एक काम करेंगे, ये लेक्चर और जो पिछला लेक्चर आपको कराया दोनों को आप रिवाइज कर लें। अगर आपको ये 2 लेक्चर में कोई भी डाउट नहीं है तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपको आगे आने वाले किसी लेक्चर में कोई डाउट नहीं होगा। एटलीस्ट ये कंप्लीशन के चैप्टर में कन्वर्जेंस, क्योंकि काउची सीक्वेंस कंप्लीटनेस, इस चैप्टर में कोई डाउट नहीं होगा। और अभी कंटिन्यूटी वगैरह सब सीक्वेंशियल अप्रोच से भी मैं पढ़ाऊंगा। एक तो ओपन सेट के टर्म में बात करेंगे, दूसरा सीक्वेंशियल अप्रोच से। लेकिन उसके लिए आपको कन्वर्जेंस का डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि जो भी एप्सिलॉन दिया जाए, हर एक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए हमेशा एक n नॉट मिलना चाहिए, सच दैट xn बिलोंग्स टू बॉल विद सेंटर x एंड रेडियस एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन n नॉट। तो कन्वर्जेंस में हमेशा वो n नॉट ढूंढना पड़ता है। एक भी n नॉट मिल गया हर एक एप्सिलॉन के लिए तो आपका कन्वर्जेंस प्रॉपर्टी होल्ड कर गया। ठीक है, बट इट शुड बी ट्रू फॉर एवरी एप्सिलॉन। यस सर। हाँ, हर एक एप्सिलॉन के लिए होना चाहिए। वो अलग बात है n नॉट अलग अलग मिले, बट इट शुड बी ट्रू फॉर एवरी एप्सिलॉन। ठीक है, मैं लेक्चर ही एंड करता हूँ। ओके सर।